कविता का पति हरीश राइस फैक्ट्री में मजदूरी करता है और उसके बदले महीने में उसे सिर्फ 5,000 रुपए ही मिलते हैं, जिससे उन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। हाँ जी, सुनते हो, मुझे मछली खाने का बड़ा मन कर रहा है। कल बाजार से मछली ला दोगे क्या? मछली? मछली की कीमत जानती भी हो? सोने की बराबरी कर रही है मछली। क्या जी, आपको तो पता है कि मुझे मछली खाना कितना पसंद है। दाल चावल और नमक चावल खा खा कर मैं पक गई हूँ। पक गई हो तो खुद पैसा कमाओ और खुद खरीद कर खाओ। हाँ हाँ, पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप तो मुझे घर के बाहर निकलने ही नहीं देते हो। हमारी घर की बहुएं घर से बाहर नहीं जाती हैं। घर के बाहर नहीं जाऊंगी तो कमाऊंगी कैसे? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। मछली खरीदने की औकात तो है नहीं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आजकल दोनों के बीच झगड़ा बहुत बढ़ गया है। गरीबी इंसान से सुख शांति और इंसानियत तीनों चूस लेती है। ये बात तो कविता और हरीश को अच्छे से पता चल रही थी। इतने में ठंड का मौसम आ भी गया। गर्मी उसे अच्छी लगती है जिसके पास एसी हो, और सर्दी उसे अच्छी लगती है जिसके पास गर्म कपड़े और रजाई हो। कविता और हरीश के पास तो कुछ भी नहीं था। गर्मी में फिर भी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी शांति मिल जाती थी, लेकिन सर्दी का क्या? घर में एक ही रजाई थी जो कविता की बूढ़ी सास कुंती इस्तेमाल करती थी। बेचारी कविता ठंड में कांपती रहती थी। ठंड का मौसम आते ही कविता ने हरीश से कहा, सुनो जी, इस साल मैं ठंड सह नहीं पाऊंगी। आप एक रजाई खरीद कर ले आओ। मेरे पास रजाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हर बात पर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है कहते रहते हो। पैसे नहीं है तो शादी क्यों की मुझसे? हाँ हाँ, मुझसे गलती हो गई, नहीं करनी चाहिए थी शादी। फिर से दोनों झगड़ने लगे। कविता की सास ने कहा, क्या हुआ? फिर से दोनों की लड़ाई शुरू क्यों हो गई? जब देखो लड़ते रहते हो। जुबान दुखती नहीं है क्या? दुखती है माँ जी, लेकिन क्या करें, जिंदगी खराब हो गई है शादी के बाद। कहाँ सोचा था कि मैं रानी बनकर रहूंगी, यहाँ तो मैं नौकरानी बन गई। रानी बनने का इतना ही शौक था तो किसी राजा से शादी क्यों नहीं की? अरे चुप रहो तुम दोनों। बस झगड़ने से सब कुछ सही हो जाएगा क्या? पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो मैं करता हूँ माँ, लेकिन मुझे सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलते हैं। उसमें मैं घर कैसे चलाऊं? बेटा, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन गधे को घोड़ा बनते हुए देखा है क्या कभी? पैसे कमाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेरे बाप ने बहुत पैसे कमाए थे। अच्छा, वो पैसे गए कहाँ? क्या बताऊं बहू, तुझे तो पता ही है कि हमारा गांव नदी के पास है। हर 2 साल में बाढ़ आती है। हरीश के बाप ने बहुत सारा पैसा घर में ही रख दिया था और बाढ़ से पूरा घर बह गया। पैसे भी पानी में बह गए। आज अगर वो पैसे होते तो हमें इतना सहना नहीं पड़ता। बाढ़ की वजह से घर के साथ साथ नसीब भी पानी में बह गया, इसीलिए आज मुझे ठंड में कांपते हुए सोना पड़ता है। नसीब पर भरोसा रख बहू, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन कविता को मछली खाने की जोर से तलब मची और वो मच्छी मार्केट चली गई। घर में कुछ पैसे रखे हुए थे। उन पैसों से वो ढेर सारी मछली खरीद कर लाई और पका कर खाने लगी। हरीश काम करके लौटा। कविता, खाने में क्या है? चावल और मच्छी की करी है। मच्छी की करी? मछली कहाँ से आई? बहू आज बाजार से खरीद कर लाई है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए कविता? पैसे? वो कुछ पैसे अलमारी में रखे हुए थे ना, उन पैसों से ही मछली खरीद कर लाई। ये सुनकर हरीश सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। अरे सत्यानाश हो गई, ये क्या किया तुमने? मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, इस औरत को थोड़ा सा भी अक्ल नहीं दिया क्या? हरीश को ऐसे सर पटकते हुए देखकर कुंती ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मछली ही तो है। हाँ माँ जी, पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। गलती? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कविता, बहुत बड़ी। वो पैसा मैंने उधार लिया था। घर की हालत देखी है, टूट रहा है घर। घर ठीक करवाने के लिए मैंने पैसे उधार लिए थे। अब घर कैसे ठीक होगा? अब तो और ज्यादा ठंड लगेगी। वो मुझे कैसे पता होगा? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे मछली खाने का बहुत दिल हो रहा था, इसीलिए मछली खरीद कर ले आई। बहुत अच्छा किया। अब इस टूटे फूटे घर के अंदर मरो ठंड से। घर सच में जगह जगह से टूट चुका था और इसीलिए और भी ठंड अंदर आ रही थी।
लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके लिए ठंड से भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। रात को कविता ठंड से तड़पने लगी। उसके हाथ पैर और दांत कांपने लगे। अरे बाप रे, कितनी ठंड है, मर गई। और हरीश कविता को ताना मारने लगा। और खाओ मछली, घर ठीक करने के पैसों से मछली खरीद कर लाई हो ना, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। रात को अचानक से हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी और अचानक से बारिश शुरू हो गई। घर के अंदर पानी घुसने लगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या पानी घुस रहा है, इतनी ठंड ऊपर से ये बारिश। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उस साल भी ऐसे ही सर्दी के मौसम में बारिश हुई थी और फिर भयानक बाढ़ आई थी, उसमें सब कुछ बह गया था। लगातार बारिश होने लगी। 2 दिन बीत गए लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। हरीश, तेरा यहीं पे रहने का प्लान है क्या? क्या करूं, पैसे नहीं है। तू कहाँ जा रहा है? मैं तो जा रहा हूँ शहर, लगता है बाढ़ आने वाली है। यहाँ रह के मरने से तो अच्छा है शहर के रास्तों में रात बिताऊं। सब लोग गांव छोड़कर चले गए। हरीश ने फैक्ट्री के मालिक से पैसे उधार लिए थे। मालिक ने हरीश से कहा, हरीश, मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाढ़ खत्म होते ही मैं लौट आऊंगा और तुझसे पैसे लूंगा, तैयार रहना। हरीश के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वो कविता पर दोष डाल रहा था। तुम्हारी वजह से हमें यहीं रहना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तुमने वो पैसे खर्च नहीं किए होते तो हम भी भाग सकते थे। और कविता हरीश पर दोष डालने लगी। मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब इतनी ठंड में बारिश शुरू हो जाएगी ये मुझे थोड़ी पता था, सब आप ही की गलती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। पूरा गांव खाली हो गया। सिर्फ हरीश, कविता और कुंती रह गए और भयानक बाढ़ आ गई। नदी से पानी बहुत तेजी से गांव के अंदर घुस रहा था। तीनों घर की छत की ओर चले गए। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लगातार 2 दिन वो ठंड और बारिश में कांपते हुए छत पर ही बैठे रहे और फिर एक चमत्कार हो गया। कविता ने देखा बाढ़ की वजह से नदी से बड़ी बड़ी मछली, जिनका दाम बाजार में हजारों में है, वो सब गांव में घुस रही थी। कविता को मछली खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उसे मछलियों के बारे में बहुत कुछ पता भी था। इसीलिए उसने दिमाग लगाया। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है, आइए पहले छत को साड़ी से घेर लेते हैं। कविता ने छत के तीनों छोरों को साड़ी से घेर लिया। उसकी वजह से मछलियां एक तरफ से घुसने लगी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी और ढूंढती रह गई। छत पर लगातार 1 हफ्ते तक लाखों रुपए की मछलियां जमा हो गई और उसके बाद धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। गांव में लोग लौटने लगे। लोग लौट रहे थे, उन्हें खाने की जरूरत थी और इसी मौके का फायदा उठाकर कविता गांव में मछलियां बेचने लगी। अरे ले लो मछली ले लो, ताजी मछली। इस तरह से 1 हफ्ते में कविता के पास लाखों रुपए आ गए और वो छत पर मछली पालन का काम करने लगी। हरीश भी काम छोड़कर कविता के साथ मछली पालन करने लगा। उसने उधार चुका दिया, घर भी ठीक करवा लिया। 1 साल की ठंड और बाढ़ ने उन लोगों से सब कुछ छीन लिया था और इस साल की ठंड और बाढ़ ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया और वो लोग खुशी खुशी मछली का पालन करने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। मंडप में पूनम और पुनीत की शादी हो रही थी। आसपास सभी रिश्तेदार मुस्कुराते हुए शादी खत्म होने के इंतजार में थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। ओम प्रजापतये नमः। अब दुल्हा दुल्हन को सिंदूर लगाएगा। ये पल हर एक औरत के लिए खास है। इस पल के लिए हर एक लड़की बचपन से इंतजार करती है। पूनम भी बड़ी बेसब्री से इस पल के इंतजार में थी, लेकिन तभी पुनीत ने कहा, रुक जाइए पंडित जी, मुझे जरा बाथरूम जाना है। बाथरूम जाना है? लेकिन अभी तुम्हें दुल्हन का मांग भरना होगा। समझ रहा हूँ पंडित जी, लेकिन यहाँ मेरा ब्लैडर भर चुका है। ब्लैडर? वो क्या होता है? अरे आपको नहीं समझा सकता मैं, बस मुझे जाना है। क्या पुनीत, अभी तो मंडप में आने से पहले ही गए थे, अभी फिर से? अरे जाए हुए 20 मिनट हो गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा पूनम, समझा करो, नहीं तो मंडप में तांडव हो जाएगा। ये बोलते हुए पुनीत दौड़ के बाथरूम में चला गया। पुनीत के साथ साथ उसका एक दोस्त भी गया, क्योंकि पुनीत को धोती का नाड़ा खोलना और धोती पहनना नहीं आता था।
अरे रुक जा भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? धोती का नाड़ा तो खोल दो। हाँ जल्दी जल्दी खोल दे, नहीं तो अब निकल ही जाएगा। दोस्त ने जल्दी से धोती का नाड़ा खोल दिया और पुनीत आराम से अपना काम करने लगा। शांति तो इसी में है, सुसु करने में दिल को चैन मिल गई भाई। ठीक है अब जल्दी चल, वहाँ सब लोग बेचैन हो रहे हैं, जल्दी चल भाई। पुनीत को ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से है। बचपन में भी बिस्तर पर हर रात वो सुसु कर देता था, लेकिन बच्चा है ये सोचकर उसके माता पिता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बड़ा होकर भी पुनीत बिस्तर पर सुसु करने लगा तो उसके माता पिता चिंता में पड़ गए। हाँ जी सुनते हो, पुनीत 8वीं कक्षा में पढ़ता है, अभी भी वो बिस्तर पर सुसु कर रहा है। हमें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ बात तो सही कह रही हो, ठीक है मैं कल ही उसे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उसके पिता उसे गांव के ही छोटे मोटे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। देखिए शुगर टेस्ट भी करा लिया इसका, लेकिन इसे शुगर तो नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है इसे। फिर भी मैं कुछ दवाई लिख कर देता हूँ। डॉक्टर ने दवाई तो दी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पुनीत बड़ा होता रहा। उसने बिस्तर पर सुसु करना तो बंद कर दिया, लेकिन हर 20 मिनट में उसे सुसु आता रहा। वो हर 20 मिनट पर अलार्म लगाकर सोता था और अलार्म बजने पर बिस्तर से उठकर बाथरूम जाता था। वो कॉलेज गए और वहां भी हर 20 मिनट पर बाथरूम जाने लगा। उसके दोस्त उस पर हंसने लगे, लेकिन पुनीत बेचारा भी क्या ही कर सकता था। उसे एक बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में डॉक्टर को पता नहीं था। पुनीत के दोस्त उसे चिढ़ाते थे। पुनीत भाई, कॉलेज के बाद नौकरी करनी है कि नहीं? हाँ नौकरी तो करनी है। तेरी नौकरी तो सुलभ शौचालय के बाहर रहने की होनी चाहिए, कमाई भी होगी और जब चाहे बाथरूम भी इस्तेमाल कर लेगा। हंसो कमीनो हंसो, दूसरों की बीमारी पर हंसो, देखना एक दिन मैं ठीक होकर ही रहूंगा। कॉलेज के बाद पुनीत की नौकरी लग गई और घर में शादी की बात होने लगी, लेकिन पुनीत को ये बात खटक रही थी। माँ मैं शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहता? क्या हो गया बेटा, शादी तो सबको करनी पड़ती है। हाँ शादी उन लोगों के लिए है जो बीमार ना हो, लेकिन मैं तो बीमार हूँ। क्या खाक बीमार है तू? तुझे पता है लोगों को कितनी बड़ी बड़ी बीमारी है, फिर भी वो लोग शादी करते हैं। हाँ बेटा, तुझे तो ऐसी कुछ बड़ी बीमारी नहीं है, हर 20 मिनट में तुझे बाथरूम जाना पड़ता है बस। अब फिर भी माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। स्कूल कॉलेज में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, शादी के बाद बीबी भी मजाक उड़ाने लगी तो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, देखना घर में लक्ष्मी आएगी तो तेरी ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ भी बोलती हो माँ। और ठीक है चलो लड़की देखो मेरे लिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए। हाँ बेटा, तेरी बीवी सुंदर ही होगी। बहुत ढूंढने के बाद पुनीत को एक लड़की पसंद आई और शादी फिक्स्ड हो गई। पुनीत के दोस्त यार भी शादी के दिन घर आ गए। मुबारक हो यार, आज शादी है भाई की, खुश तो है ना? या मेरी हालत खराब हो रही है? क्यों, क्या हो गया? अरे भाई तुझे तो मेरी बीमारी के बारे में पता है, मुझे टेंशन हो रही है। मंडप में सुसु आ गया तो, और टेंशन की वजह से 20 क्या हर 10 मिनट में सुसु आ रहा है। चिंता मत कर भाई, हम है ना, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। एक काम कर तू हगीज पहन ले। पागल है क्या? वैसे ही मुझे धोती पहनना नहीं आता, अगर सबके सामने धोती खुल गई और हगीज दिख गई तो और कभी मैं ससुराल नहीं जा पाऊंगा। हाँ वो भी सच है, तो फिर क्या करें? शादी कैंसिल कर देता हूँ। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, आज तेरी शादी है, वहाँ सब लोग मंडप सजाकर बैठे हैं, मंडप में सुसु आएगा तो बाथरूम चला जाना। पुनीत को दोस्तों ने समझाया। शाम को पुनीत बारात लेकर निकल गया। रास्ते में पुनीत के लिए 3 बार गाड़ी रुकवाई गई और वो गाड़ी से उतरकर झाड़ियों में हल्का होता गया। लड़की वाले बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंडप में पंडित जी भी बहुत देर से दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। फाइनली दूल्हा आया और पहले बाथरूम जाकर काम निपटाने के बाद वो मंडप में बैठ गया और उसके बाद ठीक मांग भराई से पहले उसे सुसु आ गया। उसके बाद शादी के मंडप में लौटकर बाकी की क्रिया संपन्न की। पुनीत की धोती के साथ पूनम की साड़ी को बांध दिया गया। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, अब तुम दोनों कमरे में जाओ, वहाँ दोस्तों के साथ हंसी मजाक करो। पुनीत और पूनम कमरे की ओर जाने लगे, तभी पुनीत ने कहा, पूनम सुनो ना, मुझे एक बार बाथरूम जाना पड़ेगा। ये सुनकर पूनम खड़ी की खड़ी रह गई। क्या?
अभी 15 मिनट पहले तो गए थे। तुम्हें दिन में कितनी बार जाना पड़ता है? वो तुमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन हमारा गठबंधन हो चुका है, अभी तुम्हें बाथरूम जाने के लिए गठबंधन खोलना होगा। हाँ तो खोल दो। क्या बात कर रहे हो? गठबंधन खोलने से पाप लगता है। अब तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। छी छी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे कोई नहीं देखेगा, तुम चलो ना। तुम बाहर खड़ी रहना, मैं अंदर काम निपटा लूंगा। पुनीत ने पूनम को मना ही लिया। पूनम बाथरूम के बाहर खड़ी रही और पुनीत ने अंदर अपना काम निपटा लिया। इस तरह उस रात पुनीत को 10 बार बाथरूम जाना पड़ा। अगले दिन पूनम ससुराल चली आई। रात को उसकी सुहाग रात थी, लेकिन पूनम बहुत चिंता में थी। मैंने क्या क्या सोचा था, सुहाग रात में कितना कुछ करेंगे, लेकिन लगता है सुहाग रात बाथरूम में ही मनानी पड़ेगी। पूनम सही सोच रही थी। रात को पुनीत कमरे के अंदर तो आया, लेकिन आते ही सीधा बाथरूम में घुस गया और फिर आकर पूनम से कहने लगा, तुम चिंता मत करो, ये मेरी बीमारी है, कुछ ही दिनों में तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। बीमारी है? लेकिन शादी से पहले तुम्हारे घर वालों ने हमें इस बीमारी के बारे में तो कुछ नहीं कहा। अरे ये कोई बड़ी बताने वाली बीमारी थोड़ी है, ये छोटी मोटी चीज है। अब चलो और दोनों गप्पे लड़ाते हैं। पूनम को अच्छा नहीं लग रहा था। पुनीत के घर वालों ने इस बात को छुपाया था। उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई। पुनीत ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। हर 5 मिनट में वो बाथरूम जाने लगा। हाँ हाँ, आज सुहाग रात है ना, तो थोड़ा टेंशन में हूँ, इसलिए शायद हर 5 मिनट में जाना पड़ रहा है। पूनम गुस्सा हो गई और सो गई। अगले दिन सुबह उठकर वो बैग लेकर कमरे से निकल आई। बहू उठ गई, चलो चाय बना दो, सब लोग एक साथ चाय पियेंगे। आप ही बनाओ चाय और आप ही पियो, मैं मायके जा रही हूँ। पूनम को कोई रोक नहीं पाया। वो मायके चली आई और अपने मायके वालों को सब कुछ बता दिया। इतने दिनों तक पुनीत को इस बीमारी की वजह से सब लोग चिढ़ाते थे, लेकिन आज गांव वालों के सामने उसका सर नीचा हो गया। वो ससुराल में पूनम के पास माफी मांगने के लिए गया। मुझे माफ कर दो पूनम, मैंने बीमारी के बारे में ना बताकर गलती कर दी। तुमने अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? अरे दिखाया था गांव के डॉक्टर को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को तो दिखा सकते थे ना। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। अगर तुम मेरे साथ उस डॉक्टर के पास जाओगे तभी मैं तुम्हारे साथ घर लौटूंगी, नहीं तो भूल जाओ। पुनीत डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा, देखिए आपका ब्लैडर छोटा है, जिसकी वजह से आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ऑपरेशन के जरिए उसे बड़ा बनाना होगा। पूनम के लिए पुनीत कुछ भी कर सकता था। ऑपरेशन किया गया और पुनीत बिल्कुल ठीक हो गया। पुनीत ने पूनम से कहा, माँ ने कहा था कि घर में बहू के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही हुआ। तुम इस घर की लक्ष्मी हो पूनम। और उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे।